Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. very good morning. तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. आज हम पढ़ेंगे दूरी, बिंदु पथ और मापांक का संबंध. तो शुरू करते हैं सबसे पहले दूरी से. तो आज हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं. तीन चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं. एक तो काम करने वाले हैं दूरी निकालने का फॉर्मूला सीखने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबरों में दूरी कैसे निकलती है. कॉम्प्लेक्स में दूरी कैसे निकलती है, नंबर एक. दूसरा पढ़ेंगे हम संयुग्मी का यानी कॉन्जुगेट का मापांक के साथ संबंध. जो दूरी होती है मापांक, उसका कॉन्जुगेट से क्या रिलेशन है, संयुग्मी से क्या रिलेशन है, एक वो करेंगे. एक करेंगे बिंदु पथ, किसी बिंदु का पथ क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबरों में ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. तो आज हम तीन चीजों से होकर गुजरेंगे. एक एक करके आते मिलते हैं. सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी. तो आइडिया बिल्कुल क्लियर है कि भैया दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है. दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है. यहाँ पे दो बिंदु का मतलब क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर. दो बिंदु का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्याएं आपको दी गई होगी और क्वेश्चन पूछेगा कि उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करो. क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉइंट, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉइंट का मतलब होता है समिश्र संख्याएं. समिश्र संख्या मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब समिश्र संख्या, समिश्र संख्या मतलब पॉइंट, पॉइंट मतलब समिश्र संख्या. तो आपकी ये समिश्र संख्या Z1, ये हो गई आपकी समिश्र संख्या Z2. दो समिश्र संख्याएं हैं. तो हमें ये बीच की दूरी निकालनी है. बिंदु का नाम रख लेते हैं P, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं Q. ये Z1 Z2 उसके कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिंदु के नाम है P और Q. तो इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब है यहां से लेकर अगर मैं यहां तक चलूं तो कितनी दूरी तय करूंगा. ये जो दूरी है PQ, ये कैसे निकलती है. तो इसे निकालने के लिए आप लोगों को ये करना है कि Z1 में से Z2 को घटा दीजिए और मापांक निकाल लीजिए. Z1 में से Z2 को घटा दीजिए और मापांक निकाल लीजिए. दोबारा बोलता हूं, Z1 में से Z2 को, वो जो दो पॉइंट है आपके पास, वो जो भी दो पॉइंट है जिनके बीच की आपको डिस्टेंस निकालनी है, उन दोनों को पहले घटाइए. घटाकर जो आए उसका मापांक निकाल लीजिए. यही बीच की दूरी होगी. अब कई के दिमाग में है कि Z1 में से Z2 घटाना है या Z2 में से Z1 घटाना है. तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप Z2 में से Z1 घटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मापांक के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मापांक के केस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अगर आप गलती से Z2 माइनस Z1 कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो वो जो दो बिंदु जिनके बीच में आपसे दूरी पूछी जाए, उन दोनों बिंदुओं को पहले घटाइए फिर मापांक निकालिए. पहले घटाइए फिर मापांक निकालिए. तो विधि में दो स्टेप हो गए, है ना, दो स्टेप हो गए. नंबर एक, पहले Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए वो घटा लो, ये करो. नंबर दो, फिर इसका मापांक निकाल लो, इसका जो मोड है वो निकाल लो. यही आपके बीच की दूरी होगी. यही आपके दो पॉइंट्स के बीच की दूरी होगी. दोबारा बोलता हूं कि बीच की दूरी का मतलब क्या है. बीच की दूरी का मतलब है कि अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हों, अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हो तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मैं एक पॉइंट पे खड़ा हो जाऊं, वहां से दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊं, तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी. ये कैसे निकलेगी. तो ये निकालने के लिए आपको वो जो आपके दो पॉइंट है, जहां से आपने शुरू किया है, जहां तक आप जा रहे हैं, उन दोनों पॉइंट के जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, दूसरे का Z2, इन दोनों को घटा के इनका मोड निकाल लीजिए. वही इनके बीच की दूरी के बराबर होगा. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर. मान लो कि जो Z1 है, Z1 Z1 बराबर है 3 + 4 आइटा और हमारा जो Z2 है वो बराबर है 4 + 3 आइटा.
और हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले क्या बताया था, पहले इन दोनों को घटाना है, पहले इन दोनों को घटाना है, तो Z1 माइनस Z2, Z1 में से Z2 घटा लो, Z2 में से Z1 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका Z1 है हमारा 3 + 4 आइटा, 3 + 4 आइटा माइनस 4 + 3 आइटा। 3 में से आय, वास्तविक भाग में से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में से काल्पनिक भाग। 3 में से 4 गया -1, 4 आइटा में से 1 आइटा गया 1 आइटा। ये हो गया आपका Z1 माइनस Z2 हो गया। अब मापांक निकाल लो, जो मापांक होगा वही इन दोनों के बीच की दूरी होगी। तो Z1 माइनस Z2 हो गया अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, 1 और 1 2 अंडर रूट 2। ये आपके बीच की डिस्टेंस होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी अंडर रूट 2। इस तरीके से आपकी दूरी काम करेगी। अब कैसे सवाल बन सकते हैं, किस तरीके से आते हैं, वो हम इस पे ट्राई करते हैं। ठीक है, पहले तो बेसिक सवाल ही करते हैं, एक आप लोग ट्राई करिएगा, फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ये सवाल बिंदु -1 माइनस आइटा तथा 2 + 3 आइटा को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई बताइए। ये जो 2 पॉइंट आपको दिए गए, इन 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो रेखाखंड बनेगा, जो लाइन सेगमेंट बनेगा, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, ये 2 पॉइंट जहां कहीं भी है, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो जो रेखाखंड बनेगा उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये पॉइंट जहां कहीं भी है, इन दोनों को मिलाने से जो ये दूरी बनेगी, ये जो लंबाई बनेगी, ये कितनी होगी। तो दूरी बोल दो चाहे लंबाई बोल दो, बात तो एक ही है, ये हमें निकालनी है। तो पहला बताया था कि दोनों को, एक को Z1 नाम दे दो, एक को Z2 नाम दे दो, Z1 Z2। Z1 माइनस Z2, दोनों को घटाओ, ये घटा दिया, वास्तविक में से वास्तविक, काल्पनिक में से काल्पनिक। अब मापांक निकाल लो, बीच की दूरी PQ अंडर रूट 9 + 16 25, तो ये आ गया हमारे बीच की दूरी 5 आ गई। अच्छा, दूरी हमेशा धनात्मक होगी क्योंकि लंबाई है, तो दूरी हमेशा प्लस की होगी, 0 हो सकती है, माइनस की नहीं हो सकती। तो माइनस की तो हो ही नहीं सकती, तो ये आंसर तो सरासर गलत है। दूरी कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, दूरी या लंबाई सदैव धनात्मक होती है। दूरी बोलो या लंबाई बोलो, सदैव अऋणात्मक होती है, मतलब कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, अऋणात्मक होती है। ठीक है ना। और दूरी 0 कब होगी, सेम पॉइंट के बीच में दूरी निकालोगे तो ही दूरी 0 होगी। अगर मान लीजिए Z1 और Z2 है, उनके बीच में हमने डिस्टेंस निकाली और डिस्टेंस 0 आ गई, उनके बीच की दूरी 0 है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा केवल तभी होगा जब Z1 और Z2 दोनों बराबर होंगे। ऑब्वियसली बात है, बीच की दूरी 0 कब होती है, जब दोनों बराबर हो।
जब दोनों बराबर होंगे तो ही तो बीच की दूरी 0 होगी। अगर दोनों बिंदुओं में थोड़ा भी गैप है, थोड़े भी अलग अलग है, तो बीच की दूरी कुछ तो आएगी, कम आए ज्यादा आए वो अलग बात है, लेकिन आएगी तो सही। तो दूरी 0 कब होगी? अगर आपने Z1 माइनस Z2 को घटाकर मोड निकाला, मतलब दूरी निकाली और वो 0 आ गई। ऐसा केवल तब होगा जब Z1 और Z2 सेम पॉइंट होंगे, सेम पॉइंट होंगे, है ना। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है या नहीं है, तो उसका पता करने का ये भी एक तरीका है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों के बीच की दूरी निकालिए। अगर वो 0 आ रही है मतलब दोनों पॉइंट सेम है, क्योंकि दो पॉइंट अगर अलग अलग होते हैं तो बीच की दूरी 0 कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो चल वापस से आते हैं, रेखाखंड की लंबाई निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब ये है कि जो दूरी, क्या सवाल ऐसे आएंगे? नहीं, सवाल ऐसे नहीं आएंगे, सवाल इस तरीके से नहीं आएंगे। ये तो दूरी निकालने का तरीका हो गया। अब इस चीज को वो अलग अलग तरीके से पूछेगा। दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको दे दिया, अब इस दूरी निकालने वाले फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्मेट में यूज करेगा। जैसे ये सवाल देखो, ये दे दिया। अभी सवाल में क्या किया कि कहा है कि Z1 Z2 Z3 ये जो तीन बिंदु है ये एक त्रिभुज बनाते हैं। बताओ वो त्रिभुज कौन सा है? ये तीन बिंदु Z1 Z2 Z3 एक त्रिभुज बनाते हैं, तो बताओ वो त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इस तरीके से दूरी को वो अलग तरीके से सवाल में यूज करवाएगा। फॉर्मूला दूरी का ही लगेगा, फॉर्मूला दूरी का ही लगेगा, लेकिन दूरी का कंसेप्ट को यूज करते हुए, दूरी का जो विचार है उसको यूज करते हुए समबाहु, समकोण, समद्विबाहु त्रिभुज या वर्ग, आयत, उस टाइप के सवाल बना के आपसे वो पूछेगा कि बताओ ये वर्ग है, बताओ ये आयत है। तो आप कैसे निकालोगे? ये 3 पॉइंट है आपके पास, है ना। Z1 Z2 एक शीर्ष के बीच की दूरी आ गई, Z2 Z3 Z1 Z3, इस तरीके से आप दूरियां निकाल लीजिए। अगर तीनों दूरियां बराबर आ गई, मतलब तीनों भुजाएं बराबर आ गई, दूरियां यहाँ पे कौन है? भुजाएं, क्योंकि Z1 Z2 Z3 क्या है? शीर्ष है, शीर्ष है तो शीर्ष के बीच की दूरी भुजा की लंबाई होगी, तो भुजाओं की लंबाइयां निकाल लीजिए। अगर भुजाओं की लंबाइयां, तीनों लंबाइयां बराबर है तो समबाहु त्रिभुज है, दो बराबर है एक अलग है समद्विबाहु है। और फिर अगर पाइथागोरस प्रमेय लग रही है, सबसे बड़ी भुजा के वर्ग पर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ रहा है तो समकोण त्रिभुज है। और तीनों ही काम नहीं करते हैं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से सवाल दूरी के सवाल को यूज करेगा, दूरी का जो फॉर्मूला है उसको सवाल के अंदर यूज करेगा। ये तीन बिंदु हो गए। ये हो गया आपका ए पॉइंट। अगर इन पॉइंटों के नाम रख लें तो इस पॉइंट को आप ए कह सकते हैं, इसे बी कह दो, इसे सी कह दो। तो बीच की दूरी ए बी निकालेंगे, अगर हम बीच की दूरी ए बी निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा? Z1 माइनस Z2 का मोड निकालना होगा, Z1 माइनस Z2 का मोड निकालना होगा। ठीक है, तो अब सीधा, अब हम वो नहीं करेंगे कि पहले घटा रहे हैं फिर मोड निकाल रहे हैं, एक साथ ही एक के अंदर ही निकालते जाएंगे। Z1 की जगह Z1 का मान रख दो, Z1 का मान है 1 प्लस 2 आइटा, माइनस Z2 का मान रख दो 2 प्लस 3 आइटा, सॉल्व कर लो। एक में से दो गया माइनस एक, दो आइटा में से एक आइटा गया आइटा। अब मापांक निकाल लो, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ये आ गया अंडर रूट दो। Z1 माइनस Z3 ये है हमारी एसी भुजा।
Z1 माइनस Z3। Z1 माइनस Z3, Z1 का मान रख दो। Z1 का मान है 1 प्लस 2 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा, फिर मापांक, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, ये हो गया 4 और 4 8, 8 का हो गया 2 अंडर रूट 2। ठीक है, AC आ गई। अब तीसरी भुजा निकालो। तीसरी भुजा है हमारी BC। BC निकालो। Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3। तो अगर हम ये लोग रखें, ये है 2 प्लस 3 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा, 3 प्लस 4 आइटा। दो में से 3 गया -1, माइनस आइटा, मापांक निकाला, ये आ गया अंडर रूट 2। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि AB अंडर रूट 2 आया है, BC अंडर रूट 2 आया है, AC 2 अंडर रूट 2 आया है, जिससे इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि AB प्लस BC, AB प्लस BC बराबर है AC। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है। इसका मतलब है त्रिभुज तो नहीं है, त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में हमेशा तीसरी भुजा छोटी होती है। तो ये त्रिभुज तो नहीं है, क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज की जो असमीका है उसको पूरा करता है। दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, बड़ा, बराबर नहीं होता। ये तो एक रेखा में है, AB प्लस BC बराबर 1 आया, इसका मतलब ये एक रेखा में है। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो ये त्रिभुज नहीं है। याद रखिए, त्रिभुज में हमेशा दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के संरेख होते हैं तो बराबर होता है, वरना दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है अगर त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर त्रिभुज बनता है, अगर त्रिभुज बनता है और त्रिभुज के मैं किसी भी एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाता हूं, तो सीधा जाऊंगा तो छोटा पड़ेगा, घूम के जाऊंगा तो लंबा पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होगा, क्योंकि त्रिभुज है। हाँ, अगर आप एक रेखा में है तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। अगर आप रेखा में हैं तो आप A से B गए, B से C गए, या डायरेक्ट AC गए, बराबर होगा। अगर एक सरल रेखा में होंगे तो दो भुजाओं का जोड़ A से B प्लस B से C बराबर होगा A से। तो सरल रेखा में होगा। ठीक है, हाँ, तो दो साइड इक्वल होने का मतलब ये थोड़ी कि समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या कहते हैं कि वो एक त्रिभुज हो, पहले त्रिभुज हो, त्रिभुज ही नहीं है, त्रिभुज ही नहीं है ना, त्रिभुज ही नहीं है, त्रिभुज ही नहीं है तो फिर दो भुजाएं बराबर हो मत हो, तीनों बराबर हो जाते तो क्या फर्क पड़ता। जब त्रिभुज ही नहीं है तो आउट ऑफ त्रिभुज है, आउट ऑफ त्रिभुज है तो बात वहीं खत्म हो गई, है ना, आउट ऑफ त्रिभुज हो गया ये भाई।
ठीक है, बढ़ जाए आगे। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। अब इसी दूरी के फॉर्मूले को, ये जो अभी दूरी का फॉर्मूला पढ़ा है, इसी फॉर्मूले को एक नया रूप देते हैं और 2D ज्योमेट्री से जोड़ देते हैं इसको, 2D ज्योमेट्री के साथ संबंध बना देते हैं। ठीक है, इसकी 2D ज्योमेट्री के साथ रिलेशन बनाते हैं, 2D ज्योमेट्री के साथ। हम 2D ज्योमेट्री में जब होते हैं तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु हमारे पास, एक बिंदु A है x1 y1, दूसरा बिंदु अगर हमारे पास x2 y2 है, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है 2D के अंदर, 2D ज्योमेट्री में, तो वो बराबर होता है AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। उस समय हम ऐसे दूरी निकालते हैं और आज हम ऐसे निकाल रहे हैं। तो क्या दोनों में अंतर है? नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। 2D में जैसे दूरी निकालते थे, कॉम्प्लेक्स में जैसे दूरी निकालते थे, तरीका एक है, सिर्फ दिखने में फर्क है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जैसे किसी चीज को अगर आप उर्दू में लिख देंगे या फ्रेंच में लिख देंगे या स्पेनिश में लिख देंगे तो अजीब तो लगेगा ही, तो बस वो किसी और भाषा में लिखने के कारण अजीब लग रहा है, बाकी है वही। आज मैं करके दिखाता हूँ। अभी हमने जो फॉर्मूला बनाया था वो क्या था कि Z1 हमारा होगा, मान लो x1 प्लस आयोटा y1, यही होगा। इसी को पॉइंट में आप ऐसे लिखते हैं, जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो आप लिखते हैं x1 कोमा y1, और कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखते हैं तो आप लिखते हैं x1 प्लस आयोटा y1। तो यही चीज को लिखने का तरीका अलग है। Z2 x2 प्लस आयोटा y2, तो ये हो गया x2 y2, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अब आप Z1 Z2 को घटा के मोड निकालो, देखो क्या यही आता है। तो Z1 का मान x1 प्लस आयोटा y1, Z2 का मान x2 प्लस आयोटा y2, x1 माइनस आयोटा y1 माइनस y2 अंडर रूट, अब वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ये देखो, ये वही फॉर्मूला है। तो यानी इन दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों फॉर्मूलों में कोई अंतर नहीं है। तो आप जब Z1 माइनस Z2 का मापांक लिखते हैं तो ये वही फॉर्मूला होता है जो पहले आपने बिंदु के लिए यूज किया था, बस लिखने का तरीका अलग है। वो तो होना ही है, क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबरों में लिख रहे हैं तो वहां थोड़ा अलग दिखेगा ही, तो थोड़ा सा दिखने का अंतर है, बाकी वही चीज जो आप 2D में करते थे वही चीज आप यहाँ कर रहे हैं, सेम टू सेम, बस लिखने का तरीका कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबरों में आप लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा दिखने में भिन्नता आ रही है। ठीक है, चलो अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस। कॉन्जुगेट और मॉडुलस में क्या संबंध होता है? कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी, कॉन्जुगेट मतलब संयुग्मी। जो संयुग्मी होता है, जेड का संयुग्मी, इसमें और जो मॉडुलस है मोड जेड, इनमें क्या संबंध होता है? जेड के संयुग्मी और मोड जेड, इनमें क्या संबंध होता है? तो इनमें संबंध ये होता है कि जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके संयुग्मी से गुणा करते हैं, जेड इंटू जेड का संयुग्मी करते हैं, तो वो जेड के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है, जेड के मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम प्रूफ भी कर लेंगे इसको ताकि याद भी रह जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अभी। और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस अभी बात करते हैं, पहले एक बार इसको प्रूफ कर लेते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, दिखाता हूँ कि राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता है।
तो आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, माना z बराबर x प्लस आईटा वाई ले लिया, तो z का संयुग्मी क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होगा, इसका आईटा का चिन्ह बदल जाएगा, आईटा का चिन्ह बदल जाएगा तो वो हो गया x माइनस आईटा वाई, हो गया। अब इस तरफ अगर मैं z और z के संयुग्मी को गुणा कर दूं, तो गुणा करने पर ये आ जाएगा मेरा x प्लस आईटा वाई, ये हो गया मेरा x माइनस आईटा वाई, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, आईटा का स्क्वायर हो गया माइनस एक, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब दूसरी साइड से चलते हैं, दूसरी साइड क्या है, जेड का मापांक निकाल लो, जेड का मापांक हो जाएगा अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दो, ये हो जाएगा एक्स, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब मिला लो दोनों में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी जेड जेड का संयुग्मी, जेड जेड का संयुग्मी बराबर होता है मोड जेड का स्क्वायर, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि भाई ये चीज क्या काम क्या आएगी, ये फिर बनाने का रिलेशन क्या है, देखो काम ये आएगी कि जब कभी भी आपको मोड हटाना होगा, जब कभी भी आपको मोड हटाना होगा, आपको मोड नहीं चाहिए, आपको मोड नहीं चाहिए, उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि यही एकमात्र फॉर्मूला, रिपीट, ये एकमात्र फॉर्मूला है जो आपका मोड हटाएगा। आपको मोड नहीं चाहिए, मोड हटवाने हो तो मोड हटाने का ये एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जब आप मोड हटा सकें, वरना मोड निकालना ही पड़ेगा। अगर मोड लगे पड़े हैं तो एक तरीका तो है कि आप मोड निकालिए, दूसरा तरीका आप मोड को हटा दीजिए। तो मोड अगर निकालना है तो फिर निकाल लेंगे आप लोग, लेकिन कई सवाल ऐसे होंगे जहां पे मोड निकालना नहीं होता बल्कि मोड को हटवाना होता है, तो जब हटवाना होता है तो फिर आप ये तरीका अपनाते हैं कि जो अंदर है आपके इसके अंदर, उसको उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं तो वो उसके बराबर होता है। तो ये चीज इस तरीके से लिखकर हम मोड से मुक्ति पा जाते हैं, और ये सवालों के लिए महत्वपूर्ण होता है। कई सवाल है जिसमें ये चीज काम करती है, अभी आएंगे सवाल है, क्योंकि हमसे हर तरीके का सवाल पूछेगा, पूछने वाला हर तरीके से सवाल को पूछेगा, किसी में मोड पूछेगा, किसी में मोड हटवाएगा। तो अगर मोड निकालना हो तो हमने सीख लिया, लेकिन मोड हटाना हो तो फिर ये काम में लो, मोड निकालना हो तो ये रहा फॉर्मूला, मोड हटाना हो तो क्या करें, तो ये काम आएगा। तो मोड निकालना हो तो पढ़ चुके, हटाना हो तो ये पढ़ रहे, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूं एक, कैसे, अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ Z1 माइनस Z2 का मोड कितना होता है, तो हम कहेंगे बीच की दूरी होती है, बिल्कुल होता है। लेकिन अगर Z1 Z2 ना दे, अब वो चाहता क्या है, अब वो ये चाहता है, अब इस क्वेश्चन में वो ये नहीं चाहता कि आप दूरी निकाल के दो, वो आपको Z1 दे, वो आपको Z2 दे, आप उन्हें घटाओ फिर मापांक निकालो, नहीं, वो चाहता है कि आप इस चीज को किसी दूसरे तरीके से लिख के उसे दो, इसी चीज को आप उसे दूसरे तरीके से लिख के बताओ। ये जो लिखा हुआ है Z1 माइनस Z2 का मोड, इसको आप बिना मोड की सहायता से लिख के बताओ, या इसे कोई और तरीके से लिख के बताओ जिससे दूसरे तरीके में बन जाए। तो कैसे बनाओगे, तो बस आओ शुरू करते हैं इसी में। तो हम जानते हैं किसी भी मोड का स्क्वायर, किसी भी समिश्र संख्या के मोड का स्क्वायर बराबर होता है वह समिश्र संख्या इंटू उस समिश्र संख्या का कॉन्जुगेट। ठीक है, समिश्र संख्या जो भी अंदर जो भी है वह समिश्र संख्या गुणा उसी समिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, संयुग्मी को अलग अलग कर दो, ये हो गया Z1 का संयुग्मी माइनस Z2 का संयुग्मी। संयुग्मी जो होता है उसको आप अलग अलग कर सकते हैं, अगर प्लस माइनस में है, गुणा में है, भाग में है,
चारों में ही संयुग्मी को अलग अलग किया जा सकता है। नंबर 1, अगर दो समिश्र संख्याएं जुड़ रही है या घट रही है तो आप जोड़कर घटाकर संयुग्मी निकाल सकते हैं, या पहले संयुग्मी निकाल सकते हैं और फिर जोड़ या घटा सकते हैं। नंबर 2, ये गुणा के लिए भी लागू है। अगर दो समिश्र संख्याओं की पहले गुणा करो, बाद में संयुग्मी लो, या फिर पहले संयुग्मी ले लो और फिर गुणा कर लो, तो ऐसा किया जा सकता है। नंबर 3, दो समिश्र संख्याओं Z1 Z2 को पहले आप भाग दे रहे हैं, भाग देके जो आ रहा है उसका संयुग्मी कर रहे हैं। चाहे तो आप दोनों का संयुग्मी पहले निकाल लें और फिर भाग दे दें, ये बराबर होगा। तो संयुग्मी के केस में आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले जोड़ बाकी कर लो फिर संयुग्मी निकाल लो, या पहले संयुग्मी निकाल लो फिर जोड़ बाकी कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा किया जा सकता है। तो ये रूल मैंने यहाँ पे काम में ले लिया। अब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा, एक एक बंदा बाहर आएगा गुणा होने के लिए। Z1 के संयुग्मी से गुणा हो जाएगा, प्लस Z1 Z2 के संयुग्मी से गुणा हो जाएगा, ये इससे गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस Z2 के संयुग्मी से गुणा हो गया। अब Z1 के संयुग्मी से गुणा हो रहा है, Z1 के संयुग्मी से गुणा हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं Z1 के मापांक का स्क्वायर। यही होता है जब कोई भी समिश्र संख्या अपने मापांक से गुणा होती है, अपने संयुग्मी से गुणा होती है, तो उसके मापांक का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे इसको देखो, तो ये भी होगी, माइनस ये अपना Z1, ये कुछ नहीं बना क्योंकि ये Z1 है ये Z2 है, इसलिए बना कुछ नहीं, बस ये साथ साथ में रह जाएंगे। ये लो, ये आ गया हमारे पास Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो इसमें Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर इस तरीके से खुलता है, इस तरीके से खुलेगा। अगर इसी को देखते हुए अगर अपन Z1 प्लस Z2 को देखें, Z1 प्लस Z2 का, यही माइनस के बजाय अगर प्लस होता फिर करते तो बोला वही आंसर आता, बस माइनस के बजाय प्लस आ जाते, यही सब कुछ आता, माइनस की बजाय प्लस आ जाते। ये सब कुछ प्लस में आता। तो Z1 माइनस Z2 के संयुग्मी को कैसे खोलते हैं, Z1 प्लस Z2 के संयुग्मी को इस तरीके से। अब अगर अपन दोनों को जोड़ दें, दोनों समीकरण को जोड़ दें, 1 और 2 को जोड़ने पर ये देखो, ये तो माइनस प्लस पूरा कट गया, ये दोनों जुड़कर ये हो गया Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 का मोड का स्क्वायर, Z1 का मोड का स्क्वायर 2 बार आ गया, 2 Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 ही Z2 के मोड का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ये एक फॉर्मूला और बन गया आपके पास कि Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर बराबर होता है Z1 Z2 के मोड के स्क्वायर के जोड़ का दुगना। ब्रैकेट में 2 कॉमन ले लो तो दोनों के मोड के वर्गों के योग के दुगने के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है, सही है। आ जाओ, अब इस पे क्या है, इसी बात के ऊपर जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पे आप देखो तो कोई Z1 नहीं दिया, कोई Z2 नहीं, फॉर्मूले बना के पूछ लेता, तो आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, है ना। एक टाइप की चीज अगर याद रखेंगे तो सवाल पूछने वाला उस चीज को घुमा घुमा के पूछेगा, अलग अलग तरीके से, कभी कुछ पूछेगा कभी कुछ पूछेगा, वेराइटी होंगी। वेराइटी होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि मोड निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, हटाना हो तो कैसे हटाते हैं, दोनों पता होने चाहिए। निकालना भी पता होना चाहिए, कई बार निकालना पड़ता है तो निकालने का काम होगा,
कई बार हटाना होता है, तो हटता कैसे है, निकलता कैसे, तो निकलता है वो पहले पढ़ चुके, हटता कैसे है वो पढ़ लिए। तो इस पे देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, इस टाइप से। जैसे Z1 Z2 कोई दो समिश्र संख्याएं हैं, ये परीक्षा में आया हुआ है पहले। Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर का जोड़ किसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा, अभी तो पढ़ रहे हो इसलिए आपको याद है, अभी तो एकदम ताजा पढ़े हुए हो तो आप लोगों को याद है। अब इसे लंबे समय तक याद रखें। तो ये हो गया आपका 2Z1 का स्क्वायर प्लस 2Z2 का स्क्वायर। अब इन्हीं को क्या करते हैं, अब सवाल मैंने पहले भी आपको ये बताया कि सवाल कोई बहुत ज्यादा नए नए नहीं होते, सवाल नए नहीं होते, सवालों में क्या करता है, उन्हीं सवालों की शक्लें बदल बदल के चेंज कर करके बदलते रहते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, एक इसी सवाल का एक रूप ये भी हो गया, अब ये पूछ लिया। अब इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या अंतर था, अब अगर गौर करो तो इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या अंतर है, बोले कोई अंतर नहीं है, बस खाली हल्का सा अदला बदली करके क्वेश्चन बना दिया, थोड़ा सा अदला बदली करके क्वेश्चन बना दिया। बस यही आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कोई बहुत नए नए नहीं होते, वही टाइप के क्वेश्चन है, उन्हीं टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से पूछने की आदत है कि भैया ऐसे पूछ लो, इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे पूछ लो, या थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे पूछ लो। बस ये जो घुमाव है ना, ये डाले जाते हैं पेपर में, घुमाव ज्यादा डाले जाते हैं। अब ये फॉर्मूला है, अब एक बार देख के लगता है ये क्या आ गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, पढ़ा कैसे नहीं, ये पढ़ा है लेकिन जैसे हमने पढ़ा है वैसे थोड़ी पूछेगा, थोड़ा आगे पीछे तो करेगा सवाल, तो आगे पीछे कर दिया, ये आगे पीछे कर दिया, और इतना सा आगे पीछे जो है ना वो हम में फर्क डाल देता है, इतना सा आगे पीछे करना हमारे लिए बहुत हो जाता है। ये उधर चल गया माइनस का, तो माइनस, ये ऑप्शन ए और बी जो है वो बहुत क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज होके क्या होगा, जल्दबाजी में वो गलत हो जाएगा, जल्दबाजी में हम सोचेंगे और हम प्लस का उत्तर दे देंगे, प्लस का उत्तर देते ही वो ए ऑप्शन में डाल ही रखा है ना, इतने में वो, समझ बात होगा, आप इधर लाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, माइनस होते ही फिर क्या होता है, फिर हम जल्दबाजी में आ जाते हैं, ये जो जल्दबाजी है इतने में हम लोग ए ऑप्शन दिया होता है, ए पे टिक कर देते हैं, वो आ ही जाता दिमाग में कि भाई ए होगा, ए पे टिक चला गया, माइनस भूल जाते हैं। एक सिंपल सा सवाल, एकदम सरल सवाल जो हमें पता भी था, और वो जल्दबाजी की वजह से गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य नहीं है, कौन सी बात इनमें से सत्य नहीं है।
तो पहली बात, ये बात सही है, ये सही है। किसी का स्क्वायर करके मापांक निकालो, चाहे मापांक लेकर स्क्वायर करो, ये बात सही है। ये हमने पढ़ा था कि n पावर करके, इसका उपयोग भी किया हमने इसका उपयोग भी किया है। हमने इसका उपयोग भी किया है कि एक सवाल था जिसमें 8 पावर निकालनी थी, तो हमने पहले मापांक निकालकर फिर 8 पावर की, क्योंकि 8 पावर करके मापांक निकालना उतना आसान नहीं था। तो ये ट्रू हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, क्या ये ट्रू है? क्या ये ट्रू है? क्या कहते हो, ये सही है या गलत है? जवाब है बिल्कुल सही है। बोले क्यों सही है? क्योंकि z का मापांक और z के संयुग्मी का मापांक बराबर होता है। होता है नहीं होता? बोला हाँ होता है। तो जब z और z के संयुग्मी का मापांक बराबर होता है, तो मैं z के संयुग्मी की जगह z का मापांक भी रख सकता हूं। ये रखते तो ये तो बात एक ही बन गई, a और b एक ही बन गया। a और b एक ही बन गया, तो ये भी ट्रू हो गया। सिर्फ भाषा बदल के कहा गया, दो बातों को मिला के कहा गया, यूं समझ लो। उसी पहली वाली बात को थोड़ा सा आगे ले गया। हमें पता है कि संयुग्मी लेने से परिमाण मापांक चेंज नहीं होता, तो z बराबर z का संयुग्मी होता है। तो z के संयुग्मी की जगह मोड z रख दो, वापस वही आ गया, तो वही a आ गया, सच है। अब इसके बाद में आते हैं इस पे, ये गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि z और z का संयुग्मी बराबर नहीं होते। ये गलत, क्योंकि संयुग्मी लेने के बाद आयटा का चिन्ह बदल जाता है। हाँ, अब आप कहोगे कभी कभी सच है, तो गणित में कभी कभी की जगह नहीं होती। गणित में कभी कभी की जगह नहीं होती कि ये, तो अगर कभी कभी है तो बताओ पहले कभी कभी, तो कभी कभी कहा ही नहीं। इसमें तो सीधा लिखा है कि z बराबर z का संयुग्मी, यानी ये कह रहा है कि हमेशा z और z का संयुग्मी बराबर होता है। अगर कभी कभी बोलना है तो बोलो तो सही, बताओ तो सही। कभी नहीं बोला ना, तो व्यापक बात लिख दी। अब व्यापक बात लिख दी तो फिर हम तो उसको व्यापक तरीके से समझेंगे। यानी ये कहना चाहता है कि हमेशा z और z का संयुग्मी बराबर होता है। हमेशा तो बराबर नहीं होता, हमेशा तो बराबर नहीं होता, तो ये बात गलत होगी, तो फॉल्स होगी। हाँ, ये बात सच होती है, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या हो? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर शुद्ध वास्तविक संख्या हो, विशुद्ध वास्तविक संख्या हो, प्योर रियल नंबर हो, तो फिर z और z का संयुग्मी बराबर होता है। लेकिन वो एक केस है, एक स्थिति में सच है, हमेशा सच नहीं है। और यहाँ पे ये जानना चाहता है हमेशा सच बोल रहा है, हमेशा सच नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर, ये बराबर है। ये कैसे बराबर हुआ? ये इस तरीके से बराबर हुआ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि z के संयुग्मी का स्क्वायर का मतलब z का संयुग्मी गुणा z का संयुग्मी, और हमें बताया गया है कि गुणा करके संयुग्मी निकालो या संयुग्मी निकाल कर गुणा करो, एक ही बात है। तो पहले मैं गुणा करवा लूं और फिर संयुग्मी निकाल लूं, एक ही बात है। पहले गुणा करवा लूं, क्योंकि संयुग्मी का नियम ये कहता है कि चाहे आप जोड़ बाकी गुणा भाग पहले करवा लो, संयुग्मी बाद में निकलवा लो, या संयुग्मी पहले निकलवा लो, गुणा भाग बाद में करवा लो, बराबर आता है। तो z के संयुग्मी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? z का संयुग्मी गुणा z का संयुग्मी। z का संयुग्मी गुणा z के संयुग्मी को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले गुणा करवा लूं फिर संयुग्मी ले लूं, बात तो एक ही है। तो z इंटू जेड का संयुग्मी, z इंटू जेड क्या हो गया? z का स्क्वायर हो गया, z के स्क्वायर का संयुग्मी, ये बराबर हो गया। ये बात तो बराबर है। संयुग्मी लेकर स्क्वायर करो या स्क्वायर लेकर संयुग्मी करो, बात एक है, क्योंकि तो गुणा का नियम ही तो है। और गुणा में संयुग्मी, जुड़ा हो चाहे जोड़ हो चाहे बाकी हो, वो काम करता है। जोड़ हो चाहे गुणा हो चाहे बाकी हो, वो काम करता है। तो ये 3 सत्य हो गए और ये चौथा गलत हो गया। ठीक है, चलो आगे आते हैं बिंदु पद के ऊपर। अगला कंसेप्ट है हमारा लोकस, लोकस ऑफ ए पॉइंट, बिंदु पद। ये क्या है? बिंदु पथ, नाम से ये हिंदी में बिंदु पथ, किसी बिंदु के द्वारा चला गया पथ या किसी बिंदु द्वारा तय किया गया पथ, तय किया गया रास्ता बिंदु पथ कहलाता है। एक बिंदु आपको दिया गया होगा, उस पे शर्तें दी गई होगी कि उसको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। एक बिंदु z दिया गया होगा, साथ में शर्तें दी गई होगी कि भैया तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। फिर वो जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे उसको चलाना है। फिर जो समीकरण बनेगा वो आपको बताना है, वो उसका बिंदु पथ कहलाएगा। ये समीकरण क्या चीज है?
समीकरण का मतलब जब कोई शर्त पे चलेगा तो कुछ तो बनेगा। जब कोई शर्त उस पे लगाओगे आप, कोई भी शर्त आप लगाते हो, तो शर्त लगाने से कोई समीकरण तो बनता ही है ना। शर्त लगाने से कोई समीकरण तो बनता ही है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास पेंसिलों की संख्या रबड़ की संख्या से दुगनी है, तो समीकरण बन गया अपने आप ही। जब भी मैं कुछ शर्त लगाता हूं, हर शर्त एक समीकरण बन जाती है। हर शर्त एक समीकरण बन जाती है। शर्त का मतलब प्रतिबंध, नियम। जैसे आप कोई नियम डालते हो, अपने आप ही एक समीकरण पॉपअप हो जाती है ना। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास शॉर्पनर की पेंसिल की संख्या दुगनी है रबड़ की संख्या से, या मेरे पास पैंट की संख्या या शर्ट्स की संख्या पैंट की संख्या से दुगनी है, समीकरण अपने आप बन गया। अब पेंसिल को मैं मान लो, मेरे पास जो पेंसिल है उनकी संख्या y है, जो मेरे पास रबड़ है वो x है, तो y बराबर 2x बन गया। तो समीकरण अपने आप बाहर निकल आते हैं। बस आप तो सिर्फ शर्त को पूरा करो, शर्त को पूरा करते ही समीकरण खुद ब खुद बाहर आ जाती है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, गणित में ऐसा ही होता है। जब भी आप कोई शर्त पढ़ते हैं, उस शर्त को लिखते हैं, लिखते ही वो एक समीकरण रूप ले लेते हैं। बस यहाँ पे भी यही है, एक बिंदु दिया गया होगा, उस पर कोई शर्त लगाई जाएगी, ये रहा मान लो बिंदु, और बिंदु को कहा भी है तुम्हें ऐसे घूमना है, ऐसे चलना है, इस तरीके से चलना है। ये बिंदु Z है, इस पे कोई शर्त लगा दो कि एक टांग पे चलना है, ठीक है, एक टांग पे चलना है, यूं चलना है, ऐसे चलना है, या फिर वर्त की कंडीशन ले लेता हूँ। वर्त के केस में बड़ा सिंपल होती है शर्त कि भैया तुम्हें एक बिंदु है जिसको केंद्र कहते हैं, इससे तुम्हारी जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहनी चाहिए, ना कभी कम होनी चाहिए, ना कभी ज्यादा होनी चाहिए। केंद्र को मैंने ए नाम दे दिया, केंद्र ए हो गया। तो ये जो केंद्र है, बिंदु को शर्त लगा दी कि बिंदु तुम्हें ऐसे चलना है कि एक बिंदु है जिसको केंद्र कहा गया है, उससे तुम्हारी दूरी ना तो r से कभी ज्यादा होनी चाहिए, ना कभी r से कम होनी चाहिए। अब चलो, बस इस शर्त के अंतर्गत चलो, देखो क्या बनता है। तो इस शर्त के अंतर्गत जब वो चलेगा तो अपनी दूरी को ना तो वो बढ़ा सकता है, ना वो घटा सकता है। तो जब वो ना बढ़ा सकता है, ना घटा सकता है, तो वो जहां भी पहुंच जाएगा वहां पे उसकी दूरी तो हर बार r ही रहनी है, हर बार r ही रहनी है। तो अब इसकी क्या समीकरण बनेगी? अब इसकी क्या समीकरण बनेगी? बोले समीकरण बड़ी आराम से बनेगी। मैंने कहा ना, जब भी आप कोई शर्त लगाते हो वो समीकरण बनती ही बनती है, बन के रहेगी, जाएगी क्या? गणित है, समीकरण बिना तो काम ही कैसे होगा। तो समीकरण बन जाएगी। क्या बनी? देखो कि ये आपका एक पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट, दोनों के बीच की दूरी क्या रहेगी? हमेशा r। तो ये रहा z माइनस a, और ये मोड, ये बीच की दूरी होगी। दूरी किसके बराबर? r के बराबर। ये लो, ये समीकरण बन गया, ये बिंदु पथ हो गया। तो अंततः समीकरण का रूप ले ही लेगी। शर्त जो भी वो देगा आपको, वो शर्त समीकरण का रूप ले लेगी। अब शर्त क्या थी? मैंने क्या शर्त लगाई थी कि एक बिंदु इस तरीके से चलता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु से, जिसको आप केंद्र कह रहे हैं, उससे उसकी दूरी जो है वो हमेशा r रहती है, ना कम होती है, ना ज्यादा होती है। तो अब जैसे ये बात मैंने कही, ये समीकरण बनी कैसे? z माइनस a, अभी दूरी को पढ़ा था। दूरी कैसे निकलती है? वो जो दोनों पॉइंट्स होते हैं, दोनों को घटाओ, उनका मोड निकालो, तो z और एक बिंदु z है और एक बिंदु a है। अगर a नाम नहीं देना चाहो, z0 नाम दे दो। अगर आपको a नाम से दिक्कत है तो आप कोई और नाम भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका नाम z0 रख दिया होता, तब भी बात ये होती, z और z0 के बीच की दूरी, ये दोनों को घटाया, मोड निकाला, बीच की दूरी आ गई। बीच की दूरी कितनी बता रहा हूं मैं? r। ये समीकरण बन गई। समीकरण बन गई मतलब बिंदु पथ बन गया। ये बिंदु का पथ ही तो था कि बिंदु को ऐसे ऐसे चलना है, तो बिंदु को वैसे वैसे चलाया, तो वो जो शर्त बनी, वो जो समीकरण बनी, वो बिंदु पथ कहलाती है। हाँ, अब अगर आप इसे एक्स वाई में बदलना चाहते हैं तो एक्स वाई में बदल सकते हैं। एक्स वाई में बदलना चाहते हैं तो एक्स वाई में बदल सकते हैं। कैसे? मान लो आपका जो केंद्र है वो मैं 0 0 ले लेता हूं आसानी के लिए। केंद्र 0 0 है और बिंदु जेड जो है वो तो एक्स कोमा वाई है ही। दोनों को घटा दो, दोनों को घटाने पर क्या आएगा? z तो आ गया x प्लस आइटा वाई, माइनस ये आ गया 0 प्लस 0 आइटा बराबर r। z की जगह z का मान रख दिया, z0 की जगह z0 का मान रख दिया, बराबर में r है।
x में से 0 गया x, आइटा y में से 0 आइटा y गया आइटा y बराबर r। अब इस दूरी, इसका मापांक निकालना है। मापांक होता है अंडर रूट वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग बराबर में क्या है r। वर्ग कर दो, वर्ग करने पर आ गया एक्स स्क्वायर ये लो, ये समीकरण आ गया। ये वर्त का समीकरण होता है, ये वर्त का समीकरण आ गया। तो ऐसा नहीं कि ये वर्त का समीकरण नहीं था, ये भी वर्त का ही समीकरण था। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा हुआ था और वो एक्स वाई में लिखा होता है। एक्स वाई वाला थोड़ा हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, जैसे हिंदी है, हिंदी हम ज्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। भाषा तो इंग्लिश भी पढ़ते ही हैं, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते जितनी हिंदी पढ़ पाते हैं। तो एक्स वाई वाली भाषा थोड़ी अच्छी समझ में आती है, ये भाषा थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन बात एक ही है, ये जेड की भाषा में लिखा हुआ है और वो समीकरण एक्स वाई की भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ जाए आगे। आज एक सवाल करते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। चलो ये लो, इसे ट्राई करो। z-5 का मान z यानी x प्लस आइटा वाई -5 वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग से वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। ये हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो अगर आपको कि भैया 5 कैसे घटेगा, तो 5 का मतलब 5 प्लस 0 आइटा से है। 5 का मतलब 5 प्लस 0 आइटा से है। तो x में से 5 घट गया, y में से 0 घट गया और फिर मापांक निकाल लिया आपने। तो x -5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे करो, z-2 प्लस आइटा का मोड बराबर है z-3 माइनस आइटा का मोड। तो z का बिंदु पथ क्या है?
अच्छा, रिवीजन नहीं हो रहा, छोड़ दो रिवीजन, बंद कर दो, नहीं हो रहा तो आराम करो, रेस्ट करो, नहीं हो रहा तो फिर परेशान क्यों हो, मजे करो। x माइनस 2 ठीक है, मापांक वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, दोनों तरफ वर्क कर दिया ताकि अंडर रूट हट गया, फिर जो कट रहा है उसे काट दो। छः एक्स प्लस 4x, एक्स को एक तरफ कर लो, 2y 2y 4y, 4 और 1 5, 10 माइनस 5, 2x प्लस 4y माइनस 5। चलो अगला सवाल ट्राई करो। दिक्कत वो नहीं है, एक्चुअली हो ये गया है कि आप लोगों की साइड से डिमांड बढ़ती जा रही है, आप लोगों की साइड से क्या डिमांड बढ़ती जा रही है। अब ये चीजें पीडीएफ है, वो डे बाय डे बेसिस पे पीडीएफ डालते हैं, कभी हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, पीडीएफ डालते रहते हैं। अभी पीडीएफ डालते हैं सर, नोट्स अलग, इसके भी नोट्स अलग, यार हद होगी यार, किस बात से, मतलब जैसे मेरे बेटा है ना, उसको वो अभी क्रिकेट खेलता है, तो वो क्रिकेट कम नौटंकी ज्यादा करता है, पापा मुझे एसएस का बैट दिलाओ, मुझे एसजी का बैट दिलाओ, जैसे क्रिकेट खेलना है बैट ढूंढने, तो सेम वही कहानी है, वो खेलना नहीं चाहता,
वो खेलने पे मेहनत नहीं करना चाहता, तो खेलने की मेहनत को डाइवर्ट करके वो सामान पे ले आया। वो सामान मांगता रहता है, पैड दिला दो, उस कंपनी के पैड दिला दो, उस कंपनी का हेलमेट दिला दो, उस कंपनी के ग्लव्स दिला दो, उस कंपनी के ये दिला दो। तो वो ये जो बातें करता है, ये बातें क्या हो गई है, अब वो खेल को नहीं सुधारना चाहता, वो खेल पे मेहनत नहीं करना चाहता, वो अपनी मेहनत को सामान पे डाइवर्ट कर लिया, सामान मांगता रहता है, ये वाला सामान दिला दो। मैंने कहा तू प्रैक्टिस तो 5 मिनट नहीं करता, सामान तुझे सारा चाहिए, ये वाला भी बैग दिला दो, ये वाला भी बैग दिला दो, ये वाला बैट दिला दो, लेदर की बॉल दिला दो, लाल कलर की भी दिला दो, सफेद कलर की भी दिला दो। हद होगी। इसका मतलब उसे क्रिकेट नहीं सुधारना, उसे क्रिकेट पे काम नहीं करना। तो यही हम लोगों में भी प्रॉब्लम हो गई, हम लोगों को गणित नहीं सुधारनी है, हम लोगों को खूब सारी पीडीएफ दिला दो, इस नोट्स की पीडीएफ दिला दो, इसकी अलग से पीडीएफ दिला दो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो बिना सॉल्व किए हुए हैं, इसकी पीडीएफ दिला दो, जो सॉल्यूशन करवाए हैं उसकी अलग से पीडीएफ दिलवा दो, फिर 4-5 पीडीएफ को मिला के मिक्स करके एक पीडीएफ बना दो, फिर थ्योरी की एक अलग पीडीएफ बना दो, फॉर्मूले की एक अलग पीडीएफ बना दो, इस शॉर्ट की एक अलग पीडीएफ बना दो। क्या हम पीडीएफ बनाते रहे? तो पढ़ना तुम्हें नहीं है, परेशान हमें करते हो। परेशान पढ़ना नहीं है आपको, आपको परेशान करना है। तो सर खाली क्वेश्चनों की पीडीएफ दे दो। अब ये जो अच्छा प्रैक्टिस शीट पढ़ी है, प्रैक्टिस शीट नहीं निकालनी है, प्रैक्टिस शीट नहीं निकालनी है, इसकी पीडीएफ दो, और वो भी विदाउट सॉल्यूशन की, बिना सॉल्यूशन की पीडीएफ दीजिए। खाली जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाता हूं, इनकी पीडीएफ दे दो, सॉल्यूशन मत दो। फिर 2 दिन बाद में सॉल्यूशन की अलग पीडीएफ दे दो, फिर क्वेश्चन की ऊपर सॉल्यूशन के नीचे पीडीएफ दे दो, फिर क्वेश्चन के पीछे सॉल्यूशन दे दो। अरे यार क्या टाइम पास कर रहे हो, पढ़ाई करो ना, ध्यान लगाओ इसके ऊपर। आप लोग ऑनलाइन में अब आए हैं 1 या 2 सालों से, आपकी जिंदगी का मोटा मोटा हिस्सा ऑफलाइन में खर्च हुआ है। कौन नोट्स बना के देता था आपको? बनाते थे, आप खुद ही बनाते थे। आप ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट आप में जितने भी बच्चे हैं वो तकरीबन अपनी जिंदगी का 17-18 साल ऑफलाइन पढ़ के आए हुए हैं। तो ऑफलाइन में आपने नोट्स नहीं बनाए, आपको बनाने नहीं आते, फिर जो चाहिए बना लो अपने हिसाब से। लेकिन वो नहीं, सिर्फ डिमांड डिमांड डिमांड, सारा दिन बस पढ़ाई से ज्यादा यही चीज मांगते हो। सर उसकी पीडीएफ दे दो, क्वेश्चन की अलग पीडीएफ दे दो, सॉल्यूशन की अलग पीडीएफ दे दो, फॉर्मूलों की अलग पीडीएफ दे दो, शॉर्ट ट्रिक्स की अलग पीडीएफ दे दो, उसकी ये पीडीएफ दे दो, इसका ये दे दो, आपने वो कहानी सुनाई थी उसकी पीडीएफ दे दो, कल वो आप एक स्टोरी बता रहे थे उसकी पीडीएफ दे दो। हद हो गई, पीडीएफ पीडीएफ खेलते रहेंगे क्या? दिमाग भरो, पीडीएफ नहीं। तो यहां प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मना करना पड़ेगा कि भैया बस हो गया हमारी तरफ से, पढ़ना है तो इतने से पढ़ो, नहीं पढ़ा जाता है तो कुछ और ट्राई करो। कहीं तो लाइनें खींचनी पड़ेगी ना कि भाई ये थोड़ा यार बहुत डिमांड बढ़ने लगे, हर चीज की डिमांड आने लगी। ठीक है, हर चीज की डिमांड आने लगी। वीडियो 144 पे कर दो, 120 पे कर दो, स्पीड 1.5 और 2 के बीच वाली डाल दो, 1.75 कर दो स्पीड। कई लोगों की ये डिमांड भी आने लगी कि 1.5 और 2 के बीच की स्पीड है सर, 1.75 कर दो कल। अच्छा आपको क्या लगता है 1.75 पे बंद हो जाएगी मामला? नहीं, 1.75 और 2 के बीच वाली ला दो, 1.75 और 2 के बीच वाली जो स्पीड है ना वो ला दो सर। 144 और 240 के बीच में वो ला दो। अच्छा एक बंदे ने और डिमांड कर रहा है सर कंटेंट तो एचडी में होना चाहिए, लेकिन 144p पे कर दो। अच्छा अल्ट्रा एचडी कर दो 144p पे, मतलब अल्ट्रा एचडी चाहिए बंदे को, कंटेंट अल्ट्रा एचडी चाहिए, लेकिन 144p पे। कहां से? मतलब यूएचडी कंटेंट चाहिए, अल्ट्रा एचडी जहां पर एक एक पॉइंट साफ दिखे, लेकिन चाहिए कितने पे? 144p पे। वाह, सही है, यूएचडी चाहिए 144p पे। अब 175 मुझे समझ में 150 और 2 के बीच में, इनमें इन्हें 1.75 चाहिए क्योंकि ये इनके लिए परफेक्ट है। अब 1.75 दे दो, 1.75 देते कहेंगे सर ये थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, 1.80 कर दो उसको। ये हो रहा है डिमांडिंग, समझे? पढ़ाई कम हो रही है, डिमांडें ज्यादा हो रही है, कुछ भी मांग लो। अच्छा एक जना और था, उसने वो में सर आप जो क्वेश्चन लेके आते हो वो एक दिन पहले हमें दे दिया करो, आप जो भी क्वेश्चन लेके आते हो ना वो एक दिन पहले हमें दे दिया करो, हम ट्राई कर लेंगे फिर आप क्लास में करवा दिया करो। मतलब थ्योरी मैंने यहाँ पे थ्योरी भी करवाता हूँ, फिर उसके साथ सवाल करवाता हूँ। कुछ भी मांग रहे हो यार, हर चीज चल रही है।
चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये दोनों भाग में अलग अलग कर दिया। कौन सा रूल लगाया? क्योंकि हम जानते हैं कि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्याओं का भाग देकर मापांक निकालो या मापांक निकालकर भाग दो। Z1 का मापांक बटा Z2। वज्र गुणा कर दो। Z का मान रख दो। ठीक है, ये आ गया, अंडर रूट आ जाएगा। दोनों तरफ वर्क कर दो, अंडर रूट हट जाएगा। स्क्वायर खोल दो दोनों तरफ। पदों को एक तरफ कर लो। दो एक्स माइनस दो वाई, दो का भाग देने पर समीकरण आ गया x माइनस वाई बराबर 0, जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। जो कि एक सरल रेखा का समीकरण है। क्योंकि सरल रेखा का समीकरण कैसा होता है? जब भी कोई सरल रेखा का समीकरण होता है वो इस रूप में होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें x का पद होता है, y का पद होता है, अचर पद होता है, बस 3 पद होते हैं। तो इस टाइप का कोई भी समीकरण होता है तो वो सरल रेखा का होता है। तो ये समीकरण देखो सरल रेखा का है, ये x माइनस वाई, सी का मान 0 है, एक x का पद है, एक y है, एक अचर पद है। तो इस टाइप का कोई भी समीकरण होता है तो सरल रेखा का समीकरण होता है। हाँ, नहीं बहुत जरूरी है। देखो इसको कोई बुरा मत मानिएगा, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि हम लोग शायद हमारा ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। पीडीएफ बुरी चीज नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक अगर आप डिमांड कर रहे हैं तो वो ठीक है। कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम हमारे नेचर के अंदर फंस गए हो, हमारी प्रकृति में फंस गए हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पीडीएफ मिल जाए तो मुझे कम मेहनत करनी पड़े, पीडीएफ मिल जाए तो मुझे कम करना पड़े। तो ये कहीं हम ज्यादा तो नहीं जा रहे इस तरफ, ज्यादा तो नहीं झुक रहे। देखो सही मात्रा में हर चीज अच्छी है, सही मात्रा में हर चीज अच्छी होती है, ज्यादा मात्रा में हर चीज बुरी होती है। ये तो हमें बचपन से सिखाया गया है। कम मात्रा में हर चीज अच्छी होती है, ज्यादा मात्रा में हर चीज बुरी होती है। तो कहीं पीडीएफ ज्यादा मात्रा में तो नहीं जा रहे हम उस तरफ, ज्यादा तुम्हारा झुकाव तो नहीं हो रहा, ज्यादा उस पर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे हम लोग। हम हर तरीके से पीडीएफ पे डिपेंड हो रहे हैं, हर बात के लिए हमें पीडीएफ चाहिए, हर चीज के लिए
एक लिमिट तक तो ठीक था कि भैया यहां तक सीमाएं हैं, हमें सीमाएं तय करनी पड़ेगी कि यहां तक की पीडीएफ ठीक है, इससे ज्यादा पीडीएफ अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं समय खराब करने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं गलत ट्रैप में जा रहा हूं। देखिए बैट, मैंने कहा जैसे मेरे बेटे को बैट चाहिए तो बैट चाहिए, सही बात है, एक बैट उससे वो पास होना चाहिए, लेकिन जब वो दूसरा बैट मांग रहा है, अब यहां गलत है। एक बैट होना चाहिए, लेकिन जब दूसरा बैट मांग रहा है, एसएस के बजाय एसजी का बैट मांग रहा है, अब यहां जाके फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है कि मामला खराब है। यहां तो उसकी कोई ना कोई, उसका जो ध्यान है वो गलत दिशा में जा रहा है। एक सही था, एक बैट सही था, एक बॉल सही थी, लेकिन दूसरा बैट इस बात को दर्शाता है कि वो गलत दिशा में जा रहा है। तो वही चीज आपको समझना होगा, ठीक है। तो लिमिट तक रहो, सही चीज है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए बस इसी को यहाँ पे क्लास को विराम करते हैं, फिर कल और आगे पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है।